अस्सलाम वालेकुम। हम ओ लेवल्स कॉमर्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। इस सिलसिले में अब तक हम 2 वीडियोस बना चुके हैं। एक में चैप्टर 1 से 5 कवर किया था, फिर एक में चैप्टर 6 कवर किया है। आज हम आगे मज़ीद चैप्टर्स देखने जा रहे हैं। ये एक रिव्यू वीडियो है जिसमें हम पूरे कोर्स को क्विकली कवर करेंगे, ताकि वो बच्चे जो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू चाहते हैं वो उनको मिल सके। तो शुरू करते हैं। आज का चैप्टर 7 एडवर्टाइजिंग से मुताल्लिक़ है। एडवर्टाइजिंग का मतलब है कि अपने कस्टमर्स तक ये बात पहुंचाना कि वो आपके प्रोडक्ट के बारे में जानें, उसको ख़रीदें, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लें, आपके ब्रांड प्रमोट हो, नाम लोगों के सामने डिस्टिंग्विश हो, सेल्स बढ़े, इनकम बढ़े, इकोनॉमी ऑफ स्केल हासिल हो, मार्केट शेयर बढ़े। एडवर्टाइजिंग के फंक्शंस हैं नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना, अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को हाईलाइट करना, अपनी फ़र्म के इमेज को लोगों की नज़र में बेहतर बनाना, लोगों की अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट करना, डिमांड बढ़ाना, मार्केट शेयर बढ़ाना, कंज्यूमर्स को एजुकेट करना वगैरह वगैरह। एडवर्टाइजिंग इंफॉर्मेटिव भी हो सकती है, जिसमें आप लोगों को बता रहे हैं कि परसुएड नहीं कर रहे, इन्फॉर्म कर रहे हैं खाली कि जुम्मे के दिन से एग्ज़िबिशन लगने वाली है। इसकी एडवर्टाइजिंग एक इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग होगी, ठीक है, परसुएसिव नहीं होगी, इंफॉर्मेटिव होगी। परसुएसिव एडवर्टाइजिंग वो होती है जिसमें आप इंफॉर्मेशन को इस तरह से कन्वे करते हैं कि कंज्यूमर ज़्यादा इनकरेज हो, ठीक है। तो इसमें कोई मुश्किल बात है? ठीक है, मुख्तलिफ तरह की मोटिवेशनल फोर्सेस यूज़ की जाती हैं, ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट की जाती है। परसुएसिव के लिए आप एक फ़िल्म चलाते हैं, है ना, एक फ़िल्म होती है, उसमें कुछ 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 मैसेज होता है, बाकायदा एक ड्रामाटाइज किया जाता है। बहुत दफ़ा उसमें आप मुख्तलिफ जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं उनकी पावर को यूज़ करते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर कंपेटिटिव एडवर्टाइजिंग ये होती है कि आप ऐसी एडवर्टाइजिंग करें कि लोग कंपटीशन नज़र आ रहा हो कि आपने अपने कंपटीशन को टारगेट किया है। कोई याद है ऐसा ऐड? वो कोक और पेप्सी का ऐड था ना, पेप्सी ने ऐसा किया था, कोक ने किया था। एक ऐड था, इसमें वेंडिंग मशीन थी, वेंडिंग मशीन थी, उसके ऊपर कोक ऊपर लिखा हुआ था, पेप्सी नीचे लिखा हुआ था, बच्चे की हाइट कम थी। तो बच्चा गया, बच्चे ने 1 सेंट डाला या $1 डाला, उसमें से एक पेप्सी निकाली, फिर $1 डाला, उससे एक पेप्सी निकाली, फिर $1 डाला, उससे एक पेप्सी निकाली, फिर $1 डाला, उससे एक पेप्सी निकाली, 4 पेप्सी नीचे रखी, उसके ऊपर एक बोर्ड रखा, उस पर खड़ा हुआ, उसके बाद $1 डाल के कोक का बटन दबाया, कोक निकाल ली। तो एक कंपेटिटर के बिल्कुल ही मतलब कंपेटिटर को देखते हुए उन्होंने उसके टारगेट करते हुए वो किया, सबसे सस्ता, बाकियों से $100 कम। कंपेटिटर को टारगेट कर रहे हैं ना, सफाई में उतना ही लेकिन बाकियों 100 रुपये कम। तो कंपेटिटिव एडवर्टाइजिंग हो सकती है। कलेक्टिव एडवर्टाइजिंग क्या होती है? जब आप अपना लोगो इस्टेब्लिश कर रही है, फर्म अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश कर रही है और मल्टीपल ब्रांड्स बनाती है, तो कंपनी मशहूर होगी तो उसकी सारी ब्रांड्स ही को फ़ायदा होगा। कलेक्टिवली एडवर्टाइजिंग हो जाएगी सबकी। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, बाज़ औक़ात मुख्तलिफ ब्रांड्स मिलके भी एक कलेक्टिव एडवर्टाइजिंग करती हैं। कोई मिसाल है आपके पास? जैसे टेट्रा पैक दूध की एडवर्टाइजिंग, उसमें हलीब भी शामिल है, मिल्क पैक भी शामिल है, ऑलपर्स भी शामिल है, सब लोग पैसे मिलाते हैं और एक टेट्रा पैक की एडवर्टाइजिंग कर देते हैं। टेट्रा पैक मशहूर होगा, सभी का फ़ायदा होगा इनका। तो ये कलेक्टिव एडवर्टाइजिंग है। मास एडवर्टाइजिंग, इन्हीं इन्हीं में से मास एडवर्टाइजिंग भी होगी। ऐसा नहीं कि कलेक्टिव कोई और चीज़ है, मास कोई और चीज़ है। मतलब मास एडवर्टाइजिंग भी कलेक्टिव हो सकती है, मास एडवर्टाइजिंग भी कंपैरेटिव हो सकती है। मास एडवर्टाइजिंग उसका तरीक़ेकार है कि किसको कहाँ एडवर्टाइज़ किया जा रहा है, किसको टारगेट किया जा रहा है। तो आप अगर सबको टारगेट कर रहे हैं, हर कोई देख रहा है उसको, तो मास एडवर्टाइजिंग है। जैसे कि आपने एक बिल बोर्ड लगा दिया, बिल बोर्ड एक मास एडवर्टाइजिंग है, सब देख रहे हैं। ये नहीं हो रहा बच्चा देख रहा है, नहीं देख रहा बड़ा देख रहा है, सब देख रहे हैं, है ना। टीवी पे ऐड चला दिया, मास एडवर्टाइजिंग है। अखबार में ऐड चला दिया, मास एडवर्टाइजिंग है। लेकिन स्पेसिफिक एडवर्टाइजिंग हो सकती है, जैसे कि स्पेसिफिक इंटरेस्ट के लोग कुछ खास चीज़ें देखते हैं, वहाँ जाकर एडवर्टाइज़ कर दें। जैसे कि आपको हर 3 महीने बाद अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस करवाने के लिए, ऑयल चेंज करवाने के लिए जाना होता है,
तो फिर वो जगह जहाँ लोग गाड़ियों के काम करवाने आ रहे हैं वहाँ पे आप स्पेसिफिकली गाड़ी से रिलेटेड प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे, वो ज़्यादा चांस है कि प्रोडक्ट बिके, है ना। ये स्पेसिफिक हो गई, जेनरिक नहीं हो गई, मास नहीं हुई। फिर कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग क्या होती है? कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग जो होती है, ये वो एडवर्टाइजिंग होती है इसमें कि कंपनी अपना अपना कॉर्पोरेट इमेज बनाती है। मसलन ऐसे काम कर रही है कंपनी, क्रिकेट का मैच करवा रही है, बच्चों के क्या अंधे बच्चों में तहफ़ तकसीम कर रही है, ये भी मार्केटिंग हो रही है, ये भी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, इसकी भी एडवर्टाइजमेंट। लेकिन यहाँ पे कंपनी अपना इमेज एज अ गुड फर्म इस्टेब्लिश करना चाह रही है, एज अ कॉरपोरेशन आई एम अ गुड कॉरपोरेशन। इससे कई फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये भी है कि उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी अपने आप को अच्छी जगह से एसोसिएट हुआ महसूस करें कि बड़े अच्छे काम करती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, लोग भी उसके बारे में अच्छा सोचें। एडवर्टाइजिंग के बेनिफिट ज़ाहिर है आपको हर तरह के प्रोडक्ट की सेल्स से रिलेटेड सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन एडवर्टाइजिंग के सोशल एस्पेक्ट्स भी हैं। डिसेप्शन होती है एडवर्टाइजिंग में बहुत, है ना। फिर सबलिमिनल एडवर्टाइजिंग होती है, जैसे कि ऐसे ऐसी बात करते हैं कि परसुएड कर कर लेते हैं, हालांकि बज़ाहिर लग रहा है कि परसुएड करना नहीं चाह रहे थे। सबकॉन्शियसली इमोशनली आपको परसुएड करते हैं, हालांकि बज़ाहिर करें हमने क्या परसुएशन की, हमने कोई परसुएसिव एडवर्टाइजिंग तो नहीं की थी। ठीक है, लोगों को मजबूर कर देते हैं ज़हनी तौर पे कि वो यही प्रोडक्ट लें। हमारी वैल्यूज़ को अफेक्ट करती हैं। बहुत दफ़ा एडवर्टाइजिंग ऐसी है, कंज्यूम पूरी दुनिया में एक ज़माना ऐसा था ना कि लोग बचत ज़्यादा करते थे, लेकिन एडवर्टाइजिंग ने पुश किया लोगों को कि वो कंज्यूम ज़्यादा करें। तो इस तरह से मुख्तलिफ तरह की वैल्यूज़ को हमारे एडवर्टाइजिंग जो है वो नाच नाच के तेल बेच रहे हैं, मतलब है ना, इस तरह के हमारी वैल्यू सिस्टम को जो है वो अटैक कर रहे होते हैं एडवर्टाइजिंग। जैसे कि आप खाने खाने के खाए जा रहे हैं, खाना खाए जा रहे हैं, ओवर ईटिंग को प्रमोट कर रहे हैं, ये अच्छा तो नहीं है। बाद लोगों के लिए बाद एडवर्टाइजिंग ऑफेंसिव भी हो जाती है। अगर एडवर्टाइजिंग वाकई झूठ पे मबनी थी तो फिर तो ये डेंजरस हो सकती है। आ, जैसे कि बाज़ एडवर्टाइजिंग ऐसी है, फॉर एग्जांपल फास्ट फूड की एडवर्टाइजिंग है, फास्ट फूड खा के सेहत ख़राब हो रही है। कोल्ड ड्रिंक की एडवर्टाइजिंग है, कोल्ड ड्रिंक पी के सेहत ख़राब हो रही है। स्मोकिंग सिगरेट्स की एडवर्टाइजिंग है, सिगरेट पी के इससे तबीयत ख़राब हो रही है, कैंसर हो रहा है। आपकी वो क्या वो निकोटीन पाउचेस की एडवर्टाइजिंग है, उसकी वजह से एडिक्शन हो रही है। तो बहुत सारे डेंजर्स हैं जो एडवर्टाइजिंग की वजह से ही चीज़ें बिक रही हैं और उसकी वजह से सोसाइटी को नुकसान हो रहा है। तो कुछ तो ऐसे गवर्नमेंट रूल्स लगाती है, इसको हम लेजिस्लेशन कहते हैं, लेजिस्लेशन कानून साजी को कहते हैं। तो कुछ तो कानून गवर्नमेंट बना देती है कि ऐड में ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये झूठ नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। इसलिए वो छोटा सा स्टार बना के नीचे जल्दी से तेजी से कुछ बोल के निकल जाते हैं। और कुछ कोड्स ऑफ प्रैक्टिस हैं कि यार ये बात तो हम नहीं करेंगे ना, लिखा हुआ नहीं भी है लेकिन कम से कम इतने इस हद तक तो नहीं जाएंगे। तो मोस्ट कंट्रीज हैव सम फॉर्म ऑफ सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी, खुद से अपने आप को रेगुलेट करो, हुकूमत हर जगह आके क्यों वो करेगी। तो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स हैं। कोड्स कुछ इस तरह के हो सकते हैं कि ऑब्जर्व द लॉ रिलेटिंग टू द एडवर्टाइजिंग, अपना कानून फॉलो करना चाहिए, ऐसे क्लेम नहीं करना चाहिए जो सब्सटेंशिएट ना हो सकें, डिसरेस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए दूसरों की एडवर्टाइजिंग में, ठीक है, लोगों को ऑफेंड नहीं करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना चाहिए और वल्नरेबल को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। इस तरह की कुछ बातें हैं। एडवर्टाइजिंग मीडिया में क्या क्या है तो क्या क्या गुजर जाते हैं जल्दी से। टेलीविज़न, अखबार, लोकल अखबार, मैगज़ीन, कैटलॉग, ब्रोशर, जर्नल्स, पॉइंट ऑफ सेल क्या होती है? POS, पॉइंट ऑफ सेल, जहाँ पे कोई चीज़ बिक्री होती है वहीं ऐड लगा दो। जो नहीं कर कस्टमर वो खड़ा होता है टिक टिक करता रहता है, चीज़ों को गुजारता जाता है सामने से, वो पॉइंट ऑफ सेल कहलाता है। पैकेजिंग भी एक तरह की एडवर्टाइजिंग का बाइस बन सकती है ना। ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों पे एडवर्टाइजिंग हो सकती है, सिनेमा में हो सकती है, ट्रेड फेयर में जा जाके एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। सिनेमा में बीच में ऐड चला सकते हैं ना, फिल्म के बीच में। हाँ, आपकी फिल्म के बीच में ऐड नहीं आते टीवी पे, यूट्यूब के अंदर ऐड नहीं आते जी। तो टीवी पैसे दे के नहीं खरीदा तुमने, मुफ्त में आया तुम्हारे घर में। यूट्यूब लगाने के लिए इंटरनेट के पैसे नहीं दे रहे, पैसे किस बात के दिए। अच्छा, फिर बिलबोर्ड्स हैं, सर्कुलर्स हैं,
डायरेक्ट मेल है किसी को, अनसॉलिसिटेड मेल है, बाज़ मुल्कों में ये जुर्म है अनसॉलिसिटेड मेल भेजना। क्या? अनसॉलिसिटेड मेल उसको कहते हैं जो मैंने आपसे कहा ना हो मुझे भेजें फिर भी आपने मुझे भेज दी। सही। वर्ड ऑफ माउथ भी मार्केटिंग का एक तरीका है। गिव अवेज हैं, स्पॉन्सरशिप्स हैं कि आपने गरीब बच्चों का क्रिकेट का गेम स्पॉन्सर कर दिया, आपने बड़े बड़े बैनर लगा लिए। इंटरनेट पे पूरी एडवर्टाइजिंग के वो तो पूरी पूरी दुनिया है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक तरीका है। सोशल नेटवर्किंग से आप मार्केटिंग कर सकते हैं, आप ईमेल एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, ई कॉमर्स कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू मार्केट कर सकते हैं, यूट्यूब मार्केटिंग है, टिकटॉक मार्केटिंग है, पूरी तरह से इंटरनेट के थ्रू। तो फिर अपील के मेथड्स हैं, हिडन परसुएडर्स हैं, थोड़ी सी बात इन्होंने यहाँ पे बता दी। बाज़ चीज़ें ऐसी एसोसिएट कर दी जाती हैं जिसकी वजह से लोगों का उस चीज़ के साथ पॉजिटिव इमेज एसोसिएट हो जाता है। आपको पता है ऐसी ज़मीं और आसमां, अब ये गाना ख़ास इमोशनल वैल्यू रखता है हम पाकिस्तानियों के लिए। इसके करीब करीब या ये म्यूज़िक आपने ऐड कर दी किसी प्रोडक्ट के साथ तो वो एक परसुएसिव हो गई, हिडन परसुएडर हो गई। ठीक है, कोई ऐसा कलर जो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव होता है वो इस्तेमाल करें। इमोशनल या सोशल एक्सेप्टेबिलिटी के लिए कोई ऐसे जेस्चर्स पेश करें। जैसे माँ है, वो बच्ची माँ नाराज, वो नहीं था ऐड जैसे माँ मर जाती है बाप खाना बनाता है, हाँ, वो कौमे का है ऐड। ना कौमे का हाँ। ऐड, अब वो इमोशनल परसुएशन हो रही है बाकायदा। ठीक है, फिर आप उसमें कोई ऐसे एम्बिशंस शो करें कि अगर आप ये कर लेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। वो ड्यू का ऐड आता है, ड्यू ना किया तो फिर क्या जिया, है ना। या आप ऐसा दिखाएं कि ये करके ऐसा ज़बरदस्त 1 सेकंड में ये काम कंप्लीट हो जाएगा, होता नहीं है हालांकि 1 सेकंड में वो काम। ठीक है जी, हेल्थ बेनिफिट्स ऐसे दिखाएं, भगते चले आ रहे हैं भगते चले आ रहे हैं, ओहो क्या ताकत आ गई है उनके अंदर। सेलिब्रिटी को यूज़ कर लें, ये बात हुई भी। द क्या लिखा है? द लेडी द लव माय लेडीज लव शाउट माई शाउट आफ्टर आफ्टर शेव। शेव एंड इट गिव्स मी द गेट and it गेट अप gives एंड me गो। the गेट अप get एंड up गो। and go I need for the life on the road. Shout, yeah. Shiraz Shabir, after shave. Shout if you love life. ठीक है, ये एडवर्टाइजिंग थी, मार्केटिंग नहीं कह रहे हम इसको। ये ज़रा थोड़ा सा आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। एडवर्टाइजिंग कह रहे हैं, और बात दुरुस्त है ना। मार्केटिंग तो पूरे डिपार्टमेंट का नाम होता है जो रिसर्च से शुरू होता है और सेल्स तक जाता है। प्रमोशन की और भी किस्में हैं जो सेल्स के वक्त की जाती हैं। बाय वन गेट वन फ्री, लॉस लीडर, यानी प्राइस इतनी कम कर दो कि लॉस में जा रहे हो और फिर आपके लॉस में जाने की वजह से बाकी लोग भी इतनी कम करें कि उनको भी लॉस में जाना पड़े, और फिर आप चूँकि बड़ी कंपनी थे तो आप बाहर आ गए, बाकी कंपनी डूब गई, फिर आप पूरी कंपनी में मोनोपोली बन के बैठ गए। फिर फ्रीबीज दे दी आपने, सैंपल्स दे रहे हैं आपको, ओप्पो के चिप्स खिला रहे हैं, आप बाबा जा के खा के आ रहे हैं। ठीक, कंपटीशंस करवा रहे हैं, प्राइस कम कर रहे हैं, सेल्स का सीज़न लेके आ रहे हैं, पॉइंट ऑफ सेल पे प्रमोशन कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों की स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं, ये सब सेल्स प्रमोशन कहलाएंगी। ओके। तो सेल्स प्रमोशन का दायरा फ़ायदा है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट का फ़ायदा है। एडवर्टीजमेंट अगर मास लेवल पे मीडिया के थ्रू आप कर रहे हैं, सेल्स प्रमोशन भी अपनी जगह लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, लोग एकदम से उसके रिस्पांस में बाय करते हैं। सेल्स प्रमोशन का लेकिन एक डिसएडवांटेज भी होता है ना, चीज़ आप सस्ती कर रहे हैं इसका मतलब है असल में महंगी थी नहीं, ये वाला मसला आता है ना। प्राइस सेंसिटिविटी होती है, थोड़ी देर के लिए बिकती है, जब वापस सेल्स खत्म होती है, प्रमोशन खत्म हो जाती है, लोग फिर लेना बंद कर देते हैं। इस तरह की बातें भी होती है ना, जैसे कि मैं कहता हूँ कि भाई ये वाले कपड़े उसी वक्त लेने चाहिए जब इस पर सेल लगी है, तो फिर आपने एक दफ़ा सेल लगा के लोगों को अपने प्रोडक्ट्स को बगैर सेल के ख़रीदने से मना कर दिया। ब्रांड इमेज इफेक्ट होता है, सेल लगा रहे हैं इनका बिक नहीं रहा लगता है। तो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट है कि आप कौन से तरीके से एडवर्टाइजिंग करेंगे। इसलिए लोग इवेंट्स से वो करते हैं सेल्स को। इवेंट्स हाँ, में इवेंट था इसलिए खुशी में हमने कर दिया, वरना तो हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा था। अच्छा, ये डिजिटल मार्केटिंग जो ट्रेंड है इस वक्त, उसमें वीडियो एडवर्टाइजिंग भी है। आपने यूट्यूब की वीडियोस के बीच में एडवर्टाइज कर रहे हैं आप। बहुत से इंटरनेट यूज़र्स हैं वो ऑब्ट्रूसिव जो एडवर्टाइजिंग है उसको ब्लॉक कर देते हैं, एड ब्लॉकर्स लगा लेते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम इस वक्त है। इसी तरह से इंटरनेट पे आपको बहुत पॉसिबल है कि आप बहुत सिलेक्टेड लोगों को एडवर्टाइज़ कर सकें। कराची में गुलशन इकबाल में जो 50,000 से ज़्यादा कमाने वाले लोग हैं, मैं उनको ऐड देना चाहता हूँ, तो ये हो सकता है। फेसबुक आपको अलाउ करता है, यूट्यूब आपको अलाउ करता है कि वो चूँकि प्रोफाइलिंग कर रहे हैं लोगों की मुसलसल,
तो इस प्रोफाइलिंग करने की वजह से वो ये बता सकते हैं कि कौन सा ऐड दिखाएंगे तो आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आती है? अच्छा, कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन में आपको याद है, हमने बिजनेस स्टडीज में देखा था, सेंडर है, रिसीवर है, मैसेज है और मीडियम है। ये 4 चीज़ें हैं। चारों चीज़ों को दुरुस्त होना चाहिए। चारों कहाँ कहाँ गड़बड़ हो सकती है, हमने बिजनेस स्टडीज़ में काफ़ी गौर से देखा था, यहाँ भी देख लेते हैं। कम्युनिकेशन पूरी दुनिया में इस वक्त इम्पॉर्टेंट है। ज़ाहिर है पूरी दुनिया अब हमारे लिए मार्केट प्लेस बन गई है। मिस कम्युनिकेशन जो है वो पूरे के पूरे बिजनेस मॉडल के अंदर इम्पैक्ट डालती है। कम्युनिकेशन के मेथड्स हैं वो इंटरनल भी कम्युनिकेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन अपने आप से करती है, लोग एक दूसरे से करते हैं, मैनेजर अपने एम्प्लॉय से करता है, एम्प्लॉय अपना मैनेजर या ओनर से करता है। और आपको पता है मिशन स्टेटमेंट खुद एक कम्युनिकेशन का ज़रिया है ना? स्लोगन आपके कम्युनिकेशन का ज़रिया है। लेटर लिख दिया आपने तो भी कम्युनिकेशन का ज़रिया है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में पब्लिक के साथ आपकी किस तरह से डीलिंग हो रही है, उसमें एडवर्टीजमेंट भी आ गई, प्रमोशन भी आ गई, आपके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का बात करने का अंदाज भी आ गया। तो अब दूसरी तरफ से देखें तो कम्युनिकेशन इंटरनल एक्सटर्नल होती है, दूसरी तरफ से देखें तो कम्युनिकेशन ओरल है, रिटन है, कम्युनिकेशन जो है वो टेलीफोनिक है, फिर कम्युनिकेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है। तो ज़रा जल्दी जल्दी इनके मीन्स पढ़ लेते हैं। ओरल के अंदर इंटरव्यू आ गया, बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना, इंटरनल ही होता है। ओरल में इंटरव्यू, मीटिंग हो गई, कॉन्फ्रेंस हो गई। फिर ओरल के अंदर ही रेडियो टीवी भी हो गया, इंटरकॉम, पब्लिक एड्रेस, टेलीफोन, लाउड स्पीकर। रिटन में लेटर्स, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम क्या होता है? मेमो क्या होता है? एक दूसरे से बात करने के लिए कि बात जो आपने मुझसे कही है वो रिटन में आए, ताकि मेरे पास रिकॉर्ड हो कि मुझे आपने ये बात करने को कहा था, मैंने खुद से नहीं किया। इसके लिए कंपनीज जो हैं वो अपने मेमो छपा के रखती हैं, उसमें लिखा होता है किसके लिए लिखा, किसने लिखा, क्या बात कहनी है, और साइन कर दो। डेट वेट भी आती है उस पर। ठीक है, इसको मेमो कहते हैं। फिर ईमेल कर सकते हैं, मीटिंग के नोट्स लिख लेते हैं, एजेंडा बना लेते हैं मीटिंग्स का, मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिख लेते हैं, सब रिटिंग कम्युनिकेशन है। रिपोर्ट्स बनाते हैं, क्वेश्चनर बनाते हैं, लिटरेचर आइटिनरीज बनाते हैं, प्रेस रिलीज भी रिटन कम्युनिकेशन है। पता है क्या होता है प्रेस रिलीज? कि आपने इस आज क्या तय किया, ये बात आप जाके अखबारों में छपवा दें। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन तो हो गई, टेलीफोन, वॉइस मेल, फैक्सिमाइल यानी फैक्स, और टेली कॉन्फ्रेंसिंग। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मज़ीद आप देख लें तो टेक्स्ट, एसएमएस यानी। फिर इंटरनेट हो गया, एप्लीकेशन, ऐप्स के थ्रू भी कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक है, गेम्स के थ्रू कम्युनिकेशन हो रही है, म्यूज़िक मेकिंग कॉल्स, व्हाट्सएप। इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड्स भी अब आ गए हैं, टीवी लगा हुआ है बड़ा सा, उस पर चीज़ें चल रही हैं, इन्फॉर्मेशन चल रही है ना? जब तो हर दुकान के बाहर टीवी लगा हुआ है, दुकान के अंदर टीवी लगा है, बड़े बड़े। फिर ईमेल हो गई, स्प्रेडशीट्स हो गई, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त हमारे पास इंटरनेट कम्युनिकेशन में यूज़ हो रही हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स हो गई, कौन कौन सी हैं? फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप है, फेसबुक तो सोशल मीडिया है ना, इंस्टेंट मैसेजिंग, फेसबुक मैसेंजर है। एक ज़माना था जब ये किताब लिखी गई होगी जब आईआरसी चैट बहुत होती थी, अब तो ख़त्म हो गया ज़माना, आपको पता भी नहीं होगा। बस एक ज़माना था जब पहले जो फेसबुक और ये नहीं थे तो आईआरसी होता था। फिर इंटरनेट टेलीफोन भी होता है। उसके अलावा ये मैसेजेस भी होते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन। ये देखें आप, सामने बने हुए हैं, बोर्ड लगे हुए हैं, उस पर निशान बने हुए हैं, उससे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं आप, डेंजर का। उसके अलावा आप मुख्तलिफ पेक्टोग्राम्स, बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, लाइन ग्राफ, ये मुख्तलिफ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट के थ्रू भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों को। अब तो बहुत कम हो गया है, मेल सर्विस जो है वो। अब मेल सर्विस की कितनी किस्में एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। बहरहाल मेरा ख़्याल है कि अब तो मेल सर्विस की हैसियत ख़त्म ही हो गई ऑलमोस्ट। पर 2 टियर सर्विस होती है बाज़ मुल्कों में, यानी लेटर्स के लिए अलग और पार्सल्स के लिए अलग। रजिस्टर्ड मेल होती है। ये रजिस्टर्ड मेल वो होती है जिसमें आप स्पेशल हैंडलिंग चाहते हैं, उसकी अलग से फ़ीस पे करते हैं। कोई चीज़ है ऐसी, आपने शीशे का बाउल भेजा जाते हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड डिलीवरी होती है जिसमें कि आपने ये बात कहलवानी है किसी को,
तो वो वहाँ जाके इस तरह से बता दी जाती है। एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विस होती है, जल्दी पहुँचानी होती है तो। और स्पेशल डिलीवरी सर्विस होती है, जिनका बहुत लार्ज वॉल्यूम होता है, उनको अपने जैसे कि नहीं बैंक्स अपनी सब लोगों को भेजते हैं उनकी महीने के महीने बैंक स्टेटमेंट, तो वो स्पेशल डिलीवरी होती है। बिजनेस रिप्लाई सर्विस है, जिसमें कि लोग जो हैं वो बिजनेस ने अपने डब्बे बनाए होते हैं कि कोई ज़रूरत पड़े तो आप उसमें सजेशन बॉक्सेस को आप कहते हैं, ठीक है। फिर प्राइवेट बॉक्सेस होते हैं, पीओ बॉक्स कहलाते हैं। पीओ बॉक्स क्या होता है कि मैं बजाय से कि अपने घर का एड्रेस दूं कि यहाँ ख़त भेजिए, मैं एक पोस्ट ऑफिस में एक डब्बा ले लेता हूँ, उस डब्बे का एड्रेस देता हूँ, पीओ बॉक्स नंबर 4529। अब जो न्यूज़ जो 4529 पे आएगा वो उस डब्बे में चले जाएगा, वहाँ से मैं रिसीव कर लूँगा, ठीक है जी। तो आपको कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए वो किस पे डिपेंड करता है, आपको कितनी जल्दी बात करनी है, अर्जेंसी पे डिपेंड करता है। अर्जेंसी होगी तो लेटर लिखेंगे या फ़ोन पे बात करेंगे। फिर अर्जेंसी होगी तो उस पर डिपेंड करता है कितने लोगों से बात करनी है, डिपेंड करता है। 2 लाख लोगों से बात करनी है, फ़ोन पे बात करेंगे, बताइए। 2 लाख लोगों से बात करनी भी तो रहता लेटर लिख सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं, वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ फ़ोन पे ही बात करते हैं 2 लाख लोगों से एक साथ। वो एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम बना के चला देते हैं, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका वज़ीर आज़म बात कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए मुल्क के हालात कैसे हैं, इसमें मैं आपसे सपोर्ट चाहता हूँ, रिकॉर्डेड मैसेज है। तो बहरहाल अर्जेंसी है, नंबर ऑफ़ पीपल हैं, वैल्यू और सिक्योरिटी, कितनी सिक्योरिटी वाली बात करनी है तो किस तरह का मेथड यूज़ किया जाएगा, रिटन फॉर्मेट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी तो नहीं है, रेसिपिएंट्स कितने हैं, उनकी लोकेशन क्या है, डिस्टेंस कितना है, कॉस्ट कितनी आ रही है, आप कॉस्ट कॉन्शियस हैं तो आप किस तरह से यूज़ करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर कम्युनिकेशन के लिए जो डिवाइसेस यूज़ किए जा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन है, टच स्क्रीन है, टैबलेट हैं, ये बात ऐसी है जिसका एग्ज़ाम से ना कोई ताल्लुक़ है, ना इसको पढ़ने से कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से है। सोशल मीडिया है, मार्केटिंग है, ऐप स्टोर है। तो ये चैप्टर 8 ख़त्म हो गया। चैप्टर 9 की बात करें तो वो ट्रांसपोर्ट के बारे में है। ट्रांसपोर्ट ज़ाहिर है हर तरह से इम्पॉर्टेंट है, रॉ मटेरियल लाने के लिए, लेबर को लाने के लिए, फिनिश गुड्स पहुंचाने के लिए, किस किस जगह नहीं इम्पॉर्टेंट। ट्रांसपोर्ट इज़ द ब्लड लाइन, ट्रांसपोर्ट इज़ द ब्लड वेसल, एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स और ऑपरेशंस आर द ब्लड ऑफ द ट्रेड सिस्टम, ठीक है। कौन सी ट्रांसपोर्ट आप यूज़ करेंगे डिपेंड करता है गुड का साइज़ कितना है, कितनी जल्दी पहुंचना चाहिए, टाइप ऑफ गुड, अर्जेंसी, वैल्यू ऑफ आइटम कैसी है, ट्रांसपोर्टेशन की कितनी कॉस्ट आप अफोर्ड करना चाह रहे हैं, किस सेम तरह हो की गया। हैंडलिंग चाहिए आपको, रेपुटेशन क्या है कैरियर की। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। अब मेथड्स में क्या क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट है। रोड ट्रांसपोर्ट का फ़ायदा क्या है, जब आपको मल्टीपल जगहों पे भेजना है और डिस्ट्रीब्यूटेड भेजना है, आपको जो है वो डोर स्टेप्स तक भेजना है, आपको रिटेल की दुकान तक भेजना है, तो आपको रोड नेटवर्क ही यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए आप ट्रक भी यूज़ कर सकते हैं, हालांकि एक्सपेंसिव होता है ट्रक को यूज़ करना। पानी के जहाज़ सबसे सस्ता पड़ता है, सस्ता पड़ता है। सबसे सस्ता पानी का जहाज़ है। अच्छा। लेकिन बहुत दफ़ा आपको पता है कि पानी के जहाज़ से मुल्तान पे तो नहीं भेज सकता, तो वहाँ तो रोड से ही जाएगा। एक्सेसिबिलिटी नहीं है, साइज़ का मसला है, बाज़ औक़ात चीज़ इतनी थोड़ी सी है, पानी के जहाज़ से भेजना कोई लॉजिक नहीं है उसकी। डोर टू डोर सर्विस रिक्वायर्ड है, फिर वो भी घर रोड से जाएगी। बाज़ जगहों पे रोड नेटवर्क इतना अच्छा हो गया है, इतना तेज़ हो गया है, इतना फ्यूल कॉस्ट कम है बाज़ मुल्कों में, वहाँ पे रोड बेहतर महसूस होता है कि रोड से ही कर लें, ठीक है। टाइम टेबल रिजिड नहीं है, फ़्लाइट है ना, फ़्लाइट इतने बजे निकल जाएगी, अब रोड में नहीं मसला नहीं है, आप उसको भिजवा दो। रोड नेटवर्क के डिसएडवांटेज ये है कि कॉस्टली है, रेल से भी कॉस्टली है, पानी के जहाज़ से भी कॉस्टली है। रेल में तो एक इंजन लगा है ना, वो पूरी पटरी पे खींचता हुआ ले जा रहा है माल को, रोड में तो हर ट्रक एक अलग इंजन लेके जा रहा है, ठीक है। तो उसके अलावा पोल्यूशन करता है रोड नेटवर्क, व्हीकल कॉस्ट अच्छी खासी होती है, एक्सीडेंट्स का चांस बहुत ज़्यादा होता है नो रोड के ऊपर।
ठीक है, इसके अंदर जो है वो आप फ्लीट ओनरशिप भी बात करते हैं। फ्लीट क्या होता है? ट्रक्स या गाड़ियों का मजमुआ फ्लीट कहलाता है। जैसे कि पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनका टैंकर्स का फ्लीट होता है पूरा, जिसकी मदद से वो यहाँ से वहाँ तक पहुँचाते हैं। मुसलसल रोज़ का काम है ना, रोज़ ट्रक चलेगा, रोज़ ट्रक पहुँचाएगा। हज़ारों ट्रक, सैकड़ों ट्रक्स होते हैं जो कि ये काम कर रहे होते हैं। तो फ्लीट ओनरशिप एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाज़ औक़ात प्राइवेटली लोग फ्लीट ऑन करते हैं, जैसे कि आपका वो है ना शेल है, तो शेल के अपने कुछ ट्रक टैंकर्स हैं, ऑयल टैंकर्स हैं, उनको ऑपरेट करना आसान नहीं है। अपना फ़ायदा है उसको ऑपरेट करने का, आपके अपने बंदे हैं, आपकी अपनी मर्जी से चलेंगे, आपका अपना टाइम फॉलो करेंगे, अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स लगा सकते हैं, कॉस्ट आपके कंट्रोल में है। लेकिन आप ऑयल निकालेंगे या अपने ट्रांसपोर्ट का ऑपरेशंस मैनेज करेंगे? तो जहां आपको ऐसा लगता है कि यार ट्रांसपोर्टेशन मेरा मेजर बिजनेस नहीं है, तो फिर आप क्या करते हैं, इसको आउटसोर्स कर देते हैं, कोई और वो फ्लीट ओन करता है और उसके फ्लीट को आप यूज़ कर लेते हैं। उसमें प्रॉब्लम्स भी आते हैं, उसके ड्राइवर्स ट्रेंड नहीं होते, उनके बिहेवियर अच्छा नहीं होता, प्रोडक्ट को वो ओन नहीं करते, तो उसकी उस तरह से हिफाजत नहीं कर रहे होते, उसकी चीज़ों का ख्याल नहीं कर रहे होते, चोरी के बहुत चांसेस होते हैं। तो आपको अगर खुद फ्लीट नहीं रखना तो उसके एडवांटेज बहुत सारे हैं, जैसे कि फ्लीट कॉस्ट, फ्लीट फ्लीट है एक्वायरिंग कॉस्ट बहुत बड़ी है ना। 50 अगर आपको ट्रॉलर्स खरीदने हैं तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, इतना सस्ता थोड़ी है। ठीक है, उनको मेंटेन कराना, उनके ड्राइवर्स को समझाना एक एक दुनिया का मसला है। दूसरा काम, दूसरी जो मेथड है वो रेल ट्रांसपोर्ट है। रेल ट्रांसपोर्ट अच्छी है, बहुत अच्छी है, उससे बहुत सस्ती है, लेकिन हर घर घर नहीं जाएगी, डोर टू डोर नहीं जाएगी। ठीक है, बहुत सी दुनिया में ऐसी जगह भी हैं जब प्राइवेट रेल्स चलती हैं। हमारे मुल्क में तो सारी रेल्स गवर्नमेंट की अक्सर होती है ना, अब कुछ कुछ ही प्राइवेट हैं, एक आध दो ही हैं, वो सारी पैसेंजर हैं। अब जो गुड्स ट्रांसपोर्ट करने की रेल्स होती हैं वो अलग होती हैं, अक्सर हमारे यहाँ वो गवर्नमेंट की हैं, तो अगर प्राइवेट हो जाती हैं तो उसकी वजह से सर्विसेज बेहतर हो जाती हैं। तो कंफर्टेबल है रेल का सफ़र, रोड के मुकाबले में फ़ास्ट है, क्योंकि रोड में आपको रुकना है, ब्रेक लगाना है, मुड़ना है, सामने वाली गाड़ी का ख्याल करना है। ट्रेन का तो एक पटरी पे चली जा रही है, वो चली जाएगी। ठीक है, कंटेनर ट्रक की ट्रैफिक के लिए बहुत अच्छी है, बहुत इकनॉमिकल है रोड के मुकाबले में, और स्केड्यूल पे चलती है। डिसएडवांटेज ये है कि घर घर नहीं जा रही, और रोड नेटवर्क अगर पहले से नहीं, रेल नेटवर्क पहले से सेटअप नहीं है तो अब नया सेटअप डालना बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, पेरिशेबल गुड्स के लिए भी रोड इतनी अच्छी नहीं है, अपना रेलवे इतनी अच्छी नहीं है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ द चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट, उसमें भी सी भी है और रिवर भी। आपको पता है रिवर शिप्स भी होते हैं, हमारे यहाँ तो रिवर छोटे छोटे से ही रह गए ना बेचारे, सारा तो पानी आ ही नहीं रहा ऊपर से ज़्यादा। तो रिवर पे भी जहाज़ चलते हैं, दरिया के जहाज़ छोटे होते हैं, उनका अलग स्टाइल होता है। तो वरना समंदर में तो है ही, उसमें पैसेंजर लाइन भी है। पैसेंजर लाइन मतलब क्रूज़ लाइनर है, जिसके अंदर के लोग बैठ के जा रहे हैं, लेकिन ये तफरीहा नहीं जाते हैं, ये कोई अब सफ़र के लिए तो बहुत कम ही लोग जाते हैं कि मैं यहाँ से सऊदीया जाना है, पानी की जहाज़ में जाऊँगा, 3 महीने में पहुँचूँगा, 2 हफ्ते में पहुँचूँगा, 6 हफ्ते में पहुँचूँगा, ऐसा नहीं चाहते लोग, कहते हैं 2 घंटे में पहुँचा दो। लेकिन बाहर होते हैं अभी भी पैसेंजर लाइन, तफरी के लिए लोग जाते हैं। जो क्रूज शिप्स होते हैं वो खास तौर पर बनाए इस तरह जाते हैं, कंफर्टेबल हों, उसमें स्विमिंग पूल हो, उसमें मज़ा आ रहा हो। कार्गो शिप ज़ाहिर है सामान को लेके जा रहा है, इसमें कभी कभी पैसेंजर आ जाते हैं, लेकिन मेन पर्पज़ इसका पोर्ट टू पोर्ट कार्गो पहुंचाना है। फिर ट्रैम्प शिप्स होते हैं, ट्रैम्प शिप्स का कोई सेट रूट नहीं है, कोई सेट टाइम टेबल नहीं है, जहाँ पर लगे इन्होंने जो सामान दिया उसको यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया। स्पेशल फ्रेटर्स होते हैं, ये पर्पस बिल्ड शिप होते हैं। फॉर एग्जांपल एक होता है जिसमें सिर्फ गैस जाती है, तो उसमें बड़े बड़े गैस के सिलेंडर फिट इन होते हैं पहले से, तो वो एक पोर्ट पे लगते हैं, वहाँ से उसमें गैस भरते हैं, दूसरी पोर्ट पे जाते हैं, वहाँ पे गैस निकालते हैं। ठीक है, ये कुछ इंसानों जैसा काम नहीं लग रहा। तो इसी तरह से कुछ होते हैं जो कोयला पहुंचाने के लिए बने हुए होते हैं, उनका डिज़ाइन और शेप ही ऐसा होता है, वो कोयला पहुंचाने के लिए बने, स्पेशल फ्लेटर्स हैं। ठीक है, बल्क कैरियर कहलाते हैं, जिसमें ग्रेन और ओर वगैरह आती है। उनका शिप का डिज़ाइन ऐसा होता है कि उसमें वो जैसे सोयाबीन का ढेर लगा हुआ है, तो वो पूरा ढेर कैरी कर सकता है। ठीक है, टैंकर्स होते हैं, वो ऑयल टैंकर्स होते हैं, उसमें ऑयल लेके जाया जा सकता है। फेरीज होती हैं जो कि गाड़ियाँ लेके जाती हैं इधर से उधर। फिर फिशिंग बोट्स होती हैं, वो भी एक काम है, फिशिंग को इधर से उधर ट्रांसफ़र करना। आसानी क्या है, इट इज़ दी चीपेस्ट मेथड, पूरा रास्ता फ्री है। देख रहे हैं गाड़ी सड़क पे चला रहे हैं, रास्ते में रोक के क्या लेते हैं आपसे?
टोल दे दो, सड़क को मेंटेन करने का टोल दे दो। समंदर को कोई मेंटेन नहीं कर रहा, वो अल्लाह की तरफ से नेचुरली मेंटेन है, पानी ही है वहाँ। अगर हमारे बस में होता तो हम उसके भी टोल ही ले लेते। ठीक है, बहुत बड़ा शिप बहुत कम ताकत की मदद से आप आगे चलाया जा सकता है पानी में। एडवांटेज है कि बॉयंसी है ना, तो उसके जो वजन है उसका इम्पैक्ट नहीं रहता। फिर इंटरनेशनल ट्रेड का इसमें बहुत बड़ा रास्ता है। सी ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज उसकी स्पीड है। फिर जहाँ तक पोर्ट है वहीं तक जाएगा, जहाज आपके घर तक नहीं पहुँचाएगा। हाँ। शिप बहुत हैवी, बहुत मेंटेनेंस रिक्वायर करते हैं, शिप चलाना आसान काम नहीं है। ठीक है जी। फिर एयर ट्रांसपोर्ट आ जाती है, एडवांटेज है उसकी क्विकली स्पीड है, बहुत जल्दी पहुंचा देते हैं, हैंडलिंग अच्छी कर लेते हैं निस्बतन, फ्रेजाइल चीज़ें भी संभल के आ जाती हैं। लेकिन बहरहाल पिलफरेज की फिर भी रिस्क है कुछ ना कुछ, इस पर इसके पिलफरेज का, सामान चोरी हो जाने का। ठीक है, और शॉर्ट डिस्टेंस पे फिर कॉस्ट बहुत पड़ती है, उससे बेहतर है भाई ऐसे ही बाइक ही ऐसे भेज दो। ठीक है, और जहाज़ से भी ज़्यादा पोजीशन ठीक ठाक होती है, लेकिन स्पीड तेज़ होती है इसकी। एक ज़रिया ट्रांसपोर्ट का पाइपलाइन भी है, आपको पता है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क पाइपलाइन में डाल के भेज दो बच्चे को पाइपलाइन में डालो, इधर से उधर भेज दो, मतलब सामान को। और बड़ा मज़ेदार निज़ाम होता है, पाइपलाइन में लिक्विड्स मूव करते हैं, गैसेस मूव करती हैं। रशिया से जा रही है पाइपलाइन यूरोप तक गैस की, कोई ट्रक नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, यहाँ से छोड़ो वहाँ पहुँच जाएगी खुद ही। उसको कंस्ट्रक्ट ऐसे किया जाता है कि वो एक पूरे पूरे मुल्क में पाइपलाइन बिछी होती है सामान को पहुँचाने की। जैसे हमारे मुल्क में एक पाइपलाइन है, बड़ी मज़ेदार पाइपलाइन है, उसके ज़रिए से कराची के टर्मिनल पे तेल उतरता है और पंजाब में जाता है रिफाइनरी में। तो अच्छा। यहाँ पे जहाज़ लगता है, वो पाइप से अटैच होता है, यहाँ से प्रेशर से छोड़ता है, ये यहाँ से पहुँचता है, वहाँ निकलना शुरू हो जाता है। हमारे पाकिस्तान में लोगों को अंडरग्राउंड टनल चल रही है, उसके ऊपर कुछ भी है, कहीं से भी गुजरी है, वो पता नहीं कहाँ कहाँ से गुजरी है। तो फिर बाद में हमारे यहाँ लोग जो है वो सड़क पे घर बना लेते हैं, बागों में घर बना लेते हैं, नाले पे घर बना लेते हैं। तो पता ही चला कहाँ कहाँ से गुजरी थी, कहाँ कहाँ घर बनाए लोगों ने, घर खोद के अंदर से उसमें ड्रिल करके तेल डाल निकालना दिया। शुरू कर दिया। ये हरकतें भी होती हैं हमारे यहाँ। अच्छा, मैं बता ये रहा था कि उसमें ना एक बॉल चलाते हैं। जैसे पहले इन्होंने चलाया, पेट्रोल आ रहा है जी, मैसेज कर दिया पेट्रोल आ रहा है, उन्होंने पेट्रोल के टैंक की तरफ मुंह करके खोल दिया उसको। अब पेट्रोल खत्म होगा, फिर एक बॉल चलेगी, बॉल, फिर उसके पीछे डीजल आएगा। तो बॉल चलेगी क्या मतलब? मतलब पाइप है ना, पाइप के अंदर लिक्विड जा रहा है, इस लिक्विड को उस लिक्विड से सेपरेट करने के लिए एक बॉल चलाते हैं, वो उसके अंदर चलती है, फिर पीछे से दूसरा लिक्विड आता है, फिर दूसरी बॉल चलती है, फिर उसके पीछे से कोई और लिक्विड आता है। तो इंटरेस्टिंग सा इसका वो है, लेकिन ज़ाहिर है इसको इसको बिछाना भी कॉस्टली है, इतना आसान नहीं है, इसकी लीकेजेस बहुत हैं, फ्रिजेस पॉसिबल हैं, पाइपलाइन का आपको बार बार मेंटेनेंस करवानी है, लेकिन दुनिया भर में है ये, अक्रॉस द कंट्री तो होती ही हैं। जैसे अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा, चौड़ाई में तो बहुत ही बड़ा है, एक कोने से दूसरे कोने तक गैस पहुंचाने के लिए पाइपलाइन डली हुई है, बहुत मशहूर अमेरिका की। फिर एक दफ़ा बन जाए तो फिर लेबर वेबर की ज़रूरत बहुत कम हो जाती है। ठीक है जी, कंटेनर भी एक तरीका है, कंटेनर का मतलब वही, ट्रॉलर्स में जाएगा कंटेनर, पानी के जहाज़ से शुरू होगा, आपके आपके गोडाउन से शुरू होगा, गोडाउन से कंटेनर बंद किया आपने, यहाँ से पानी आपके ट्रक पे गया, ट्रक से पानी के जहाज़ पे गया, पानी के जहाज़ से ट्रक पे आया, ट्रक से गोदाम में आया और वहाँ से निकाल लिया। तो कंटेनर का एक प्रोसेस है, कंटेनर्स के थ्रू पानी के बहुत से जहाज़ ऐसे हैं जो कंटेनर्स कैरी कर रहे हैं इधर से उधर। ओके। ठीक है, तो कंटेनर्स का भी ज़्यादा एडवांटेज है कि उसमें आप हर तरह का सामान भेज सकते हैं, क्योंकि पैक होके आ रहा है, वो कंटेनर के अंदर बंद हो गया। तो अब वो फ्रेजाइल भी है तो भी मैनेज हो जाएगा, और कंटेनर लेकिन लॉस भी हो जाता है। फिर फिर क्यों? शिप से एक्सीडेंट्स होते हैं ना। अच्छा, फिर पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स के बारे में थोड़ी सी बात हो रही है, ओके, या आपने और फिर हमारा जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिस्कस हुए हैं, इसके बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, पोर्ट क्या होती है? समंदर की वो जगह जहाँ पे कि पानी के जहाज़ आके रखते हैं, सी पोर्ट कहलाती है। उसमें पानी के जहाज़ लगने के लिए 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं, वो कुदरती तौर पे कोई जगह नहीं होती,
बल्कि एक स्क्वायर शेप में उसका पानी के नीचे की ज़मीन होनी चाहिए, नीचे का फर्श क्लीन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, एक जैसी गहराई होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पानी का जहाज़ है जो नीचे की तरफ पानी की सतह से नीचे 15 फुट निकलता है, सही। उसको पानी के ऊपर बॉयंस रखने के लिए टोटल 30 फुट पानी हर जगह चाहिए। अगर नीचे की ज़मीन अनइवन होगी तो कहीं से अगर वो 18 फुट हो गई तो पानी का जहाज़ में जाकर टकरा जाएगा ज़मीन से, और अगर जहाज़ ज़मीन से टकरा गया तो बहुत डैमेज है, बाज़ औक़ात जहाज़ स्टक हो जाता है, फिर आगे बढ़ता ही नहीं है वो। अच्छा। तो इसलिए जो पोर्ट है उसके ऊपर पानी, उसके ऊपर ज़मीन क्लीन की जाती है, ड्रेजिंग कहलाती है कि मिट्टी मुसलसल उसकी साफ़ करते रहते हैं, क्योंकि बहते हुए पानी से मिट्टी आती जाती है, उसको सफाई होती है, उसकी हाइट मेंटेन की जाती है, कम से कम इतना गहरा पानी यहाँ पे रहे, और उसको ना ब्रेक वाटर चैनल बनाए जाते हैं, यानी नॉर्मल समंदर के ऊपर वो एक यू शेप करके सी शेप करके ना हाँ। बना दिया जाता है ताकि वहाँ लहर डायरेक्ट ना पहुँचे, वरना इतनी बॉयंसी होगी कि सामान उठा रहे होंगे, निकाल रहे होंगे और लोग गिरते जा रहे होंगे उस पर से। ठीक है, उसको समंदर के चैनल्स पे लाने के लिए, सी पोर्ट के चैनल, खुले समंदर से पोर्ट के चैनल पे लाने के लिए छोटी टग बोट्स होती हैं, क्या होती है? बोट्स होती हैं, वो बहुत एक्यूरेटली चलती हैं, उसके वो अलग से एक्सपर्टीज़ है पूरी, ये अलग पेशा है बाकायदा, टग बोट ड्राइवर, अच्छा। टग बोट कैप्टन। तो वो प्रिसाइसली जहाज़ को खींच के वहाँ लगाता है जहाँ जहाज़ लगवाना होता है। और दुनिया की बाज़ पोर्ट्स ऐसी हैं कि उनके ऊपर हर जहाज़ नहीं लग सकता, उनका पानी कम गहरा है, तो जो बहुत बड़े जहाज़ होते हैं पानी के, इनको मदर वेसल्स कहते हैं, हाँ। वो बाज़ औक़ात नहीं लग पाते। ठीक है, तो क्लियर चैनल चाहिए है, प्रोटेक्शन रफ्सी से चाहिए है, एप्रोप्रिएट लिफ्टिंग गियर चाहिए, जहाज़ लग गया अब सामान कौन उतारेगा, मजदूर थोड़ी उतारेंगे। बड़ी बड़ी क्रेन्स होती हैं जो ऑटोमेटिक मूव करती हैं, वो क्रेन्स जो हैं वो सामान उतरवाती हैं। ये देखिए ये लगी हुई, ये क्रेन सिस्टम होता है, ये पोर्ट पे लगा होता है, अभी आप भी जाएँ तो किमाड़ी पे आपको नज़र आता है, वो यहाँ से उठाती हैं वहाँ पहुँचाती हैं, यहाँ से उठाती हैं वहाँ पहुँचाती हैं, सुबह शाम यही काम चलता रहता है पोर्ट के ऊपर। ठीक है, फिर वहाँ कस्टम्स और इमिग्रेशन का काम होने वाले लोग मौजूद होने चाहिए, वहाँ पे स्टॉक करने की जगह होनी चाहिए, वेयर हाउसिंग होनी चाहिए। ठीक है, फिर पोर्ट्स में एयरपोर्ट भी आए, एयरपोर्ट के अंदर ज़ाहिर है ऐसी जगह हो जहाँ शहर के बिल्कुल बीच में ना हो, एक्सीडेंट्स के चांसेस भी, अभी थोड़े दिन पहले हुआ था ना, एक जहाज़ गिर गया था जाके आबादी पे गिर गया। ठीक है, ऐसी जगह हो जहाँ पे आसानी से एक्सेसिबल हो लोगों के लिए, उतनी दूर भी ना हो कि लोग ना पहुँच सकें। तो एयरपोर्ट के लिए जो साइट रिक्वायरमेंट है वो ऐसी जगह चाहिए जहाँ हवा का दबाव बहुत तेज़ ना हो, हर वक्त बहुत तेज़ से हवाएं ना चलती हों, वेदर जो है वो निस्बतन स्मूथ रहता हो, बहुत ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स ना हो, रोड और रेल लिंक्स के लिए स्ट्रेट प्लेन लैंड चाहिए, ज़ाहिर है अगर ज़्यादा प्लेन लैंड नहीं होगी तो प्रॉब्लम होगा। और ऑपरेशनल फैसिलिटीज़ आपको चाहिए है, एयरपोर्ट की बात हो रही है अभी, एयरपोर्ट के लिए ऑपरेशनल फैसिलिटीज़ क्या चाहिए आपको, रेडार चाहिए, आपको रेडियो चाहिए, आपको वो चाहिए जैसे रनवे चाहिए, आपको एयर ट्रैफिक कंट्रोल करना है, फिर कस्टमर इमिग्रेशन के स्टाफ वहाँ भी होना चाहिए। टर्मिनल्स क्या होते हैं, जहाज़ आके खड़ा कहाँ होगा, पैसेंजर कहाँ से उतर के वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ पे कि उनका चेकआउट हो सके या उनको देखा जा सके कि वो क्या लेके आए हैं, तो वो चीज़ वो जगह टर्मिनल कहलाती है। ओके। एक एयरपोर्ट पे कितने टर्मिनल हैं उसके ऊपर उतने ही जहाज़ लग सकते हैं एक वक्त में। अब ट्रांसपोर्ट के डॉक्यूमेंट पे आ गए, वाह वाह वाह, डॉक्यूमेंट का आखिरी टॉपिक है, फिर हम ये चैप्टर ख़त्म करते हैं और वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे आज। एयरवे बिल जो है वो एयरवे बिल दिया जाता है एयर ट्रांसपोर्ट के लिए, इट इज़ यूज इन एयर ट्रांसपोर्ट एंड गिवन टू द कंसाइनर एज अ रिसीट ऑफ कार्गो टू बी ट्रांसपोर्टेड एज एयर फ्रेट। आप गई, आपने कहा कि मुझे पहुंचाना है सामान बाबा को, तो वो आपको एक रिसीट देंगे, वो एयरवे बिल होगा, उसको पैसे पे करेंगे। बिल ऑफ लीडिंग तो मैंने आपको बताया ही, पानी के जहाज़ का डॉक्यूमेंट होता है, बताया था ना। जी। ठीक है, ये कुछ उन्होंने आपको एग्जाम्पल भी दे दी। एयरवे बिल ऐसा था, किसने भेजा, किसको भेजा, शिपर, कंसाइनर, कौन लेके जा रहा है, माई फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी, कौन इसकी जो एजेंट है ना, कैरियर का एजेंट कौन है, कौन से एयरपोर्ट से निकल रहा है, कुआलालंपुर, कहाँ जा रहा है, फ्रांस जा रहा है, फ्रैंकफर्ट जा रहा है, सॉरी, एयरपोर्ट कहाँ है, फ्रैंकफर्ट का एयरपोर्ट है, हैंडलिंग इन्फॉर्मेशन कोई खास तो नहीं है, नहीं है, कितने पीसेस हैं, कितना कितना वेट है केजी में, क्या रेट है,
क्वांटिटी ऑफ गुड क्या है, काउंट करो, फूड स्टफ है 3.78 किलोग्राम। ठीक है, ये आपका एक तरह से क्या हो गई, एयरवे बिल। ठीक। फिर ये क्या हो गया, बिल ऑफ रीडिंग की शक्ल होती है, किसने भेजा, किसको भेजा, फ्रेट चार्जेस बिल टू किसको है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन को है तो नहीं है, बिल ऑफ रीडिंग नंबर क्या है, फिर कौन कौन से पैकेजेस हैं, कितने पैकेजेस हैं, कितना वज़न है, क्या इन्फॉर्मेशन है, किसको लेके जा रहे हैं, किसको भेजना है। हाँ, ठीक है, ये बनाने को नहीं आएगा सिर्फ, लेकिन पता होना चाहिए ना, इसलिए दिया हुआ है। फिर उन्होंने कहा सर्टिफिकेट ऑफ मैरीटाइम इंश्योरेंस, पानी का जहाज़ जो जा रहा है वो अपने सारे सामान को इंश्योर कराना लाजमी है, तो वो चाहे एयर से हो, चाहे रोड से हो, चाहे जहाज़ से हो। मैरीटाइम तो ज़ाहिर है पानी का जहाज़ है, लेकिन इंश्योरेंस, एयरलाइन इंश्योरेंस भी होती है और रोड इंश्योरेंस भी होती है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन में बता चुका हूँ ये सामान कहाँ से आया। चार्टर पार्टी एग्रीमेंट क्या होता है, कौन सा चार्टर शिप ओनर और कंसाइनर के बीच में जो एग्रीमेंट होता है कि सामान पहुंचाएंगे, इसको चार्टर पार्टी एग्रीमेंट कहते हैं। ओके। उसकी क्या कॉस्ट होगी, कौन पे करेगा, ये सारी बातें चार्टर पार्टी एग्रीमेंट में आती हैं। कंसाइनमेंट नोट क्या होता है, कंसाइनर और कंसाइंड दोनों के लिए ये बनाया जाता है, कैरियर का प्रूफ के लिए कि ये मैंने सामान उठा लिया और सामान पहुंचा दिया। सही। ठीक है, तो ये कंसाइनमेंट नोट होता है। काउंसलर इनवॉइस होती है, इनवॉइस किसे कहते हैं, रिसीट से पहले होती है ना इनवॉइस। तो इट इज इशूड बाय द इम्पोर्टर टू द इम्पोर्टर बाय द एक्सपोर्टर, बट विद इन विच द एक्सपोर्टर मस्ट वेरीफाई द वैल्यू ऑफ द गुड्स। एक्सपोर्टर को भेज दिया, भाई इतने का सामान भेजा, आपका एजेंट यहाँ मौजूद था, उसने देख लिया था, आप कंफर्म करते हैं, स्टैम्प लगा के भेज दें, जी हमारे एजेंट ने देख लिया था, ठक। ठीक है, डिलीवरी नोट तो आसान है ही, जब सामान पहुंचता है तो डिलीवरी नोट पे साइन करना होता है, जी मैंने रिसीव किया। फ्रेट नोट वो बिल होता है जो कि बताते हैं कि कितना किराया लगेगा, पहले भी बात हुई थी। मैनिफेस्ट मैंने बताया था एक जहाज़ के पास होता है जिसमें सारा कुछ जो कि एक जहाज़ कैरी कर रहा है उसकी उसकी डिटेल्स डिटेल। आती हैं। ठीक है जी, ट्रांसपोर्टेशन में कुछ नया आया, तो ट्रांसपोर्टेशन में दुनिया में कुछ नया आया। नंबर वन तो बहुत जो डेवलपिंग कंट्रीज से वो उनकी रोड नेटवर्क बेहतर हो गया है। पहले डेवलप्ड कंट्रीज़ में ही रोड नेटवर्क अच्छा था, अब डेवलपिंग कंट्रीज़ भी एक दूसरे से कनेक्ट भी हो गए। चाइना से चल रही है सड़क और वो गवादर तक आ रही है, एक मुल्क से दूसरा मुल्क रोड से कनेक्ट होता चला जा रहा है। फिर रोड की फैसिलिटीज़ बेहतर हो गई। अब जहाज़ पे हो, पानी के जहाज़ पे हो या रोड पे हो, वाईफाई अवेलेबल है, इंटरनेट सब जगह अवेलेबल है। बात समझ में आ रही है। तो और रोड ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि अब होम डिलीवरी शुरू हो गई। जितने ज़्यादा ये जो ई कॉमर्स की वेबसाइट्स आ गई, इससे रोड ट्रांसपोर्ट अपनी जगह और बढ़ गई है, घरों घरों पे वो बाइकियाँ आ रहे हैं। फिर रेल ट्रांसपोर्ट में मॉडर्न ट्रेंड्स क्या हैं, बहुत बेहतर ट्रेन्स आ गई हैं, बहुत हाई स्पीड ट्रेन्स आ गई हैं, वो बहुत ज़्यादा जल्दी सामान पहुंचा सकती हैं। बुलेट ट्रेन तो ज़ाहिर है कार्गो के लिए नहीं यूज़ करेंगे। फिर सी ट्रांसपोर्ट में कोई मेजर चेंजेस आए हैं तो नो। या इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन पे काम हो रहा है, जहाज़ों के इंजन चेंज करने की कोशिश की जा रही है। पहले जहाज़ ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे थे, उसको भी ज़्यादा कंट्रोल करें। जैसे कि अभी जापान ने हाइड्रोजन बेस्ड इंजन भी निकाल दिया है, और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। वेसल शेयरिंग एग्रीमेंट है जिसमें कि जो है वो पैसेंजर और कार्गो दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जहाज़ को। एयर ट्रांसपोर्ट में ट्रेंड ये आ गया कि छोटे छोटे जहाज़ भी आ गए हैं बड़े जहाज़ों के साथ साथ, उससे कॉस्ट कम हो गई है। उन्होंने देखा कि जब एक ट्रैवल हमारा बहुत ज़्यादा कराची लाहौर, कराची लाहौर, कराची इस्लामाबाद, कराची लाहौर बहुत है, तो यहाँ पे बड़ा एक जहाज़ चलाने के बाद छोटे छोटे मल्टीपल जहाज़ चला दो, इस तरह से कॉस्ट कम कर लिए इन्होंने। तो ये कुछ मेजर ट्रेंड्स थे, यहाँ तक हमने आज देखा। अभी आपको यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रेक देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेयर हाउसिंग के बारे में, तो इंशाल्लाह ब्रेक के बाद उसको डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।